नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 10 मार्च, तो 10 मार्च को आपका एसएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका सही उत्तर 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, दल बदल जो कानून का प्रावधान है आपके भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। ये आपका 30 जनवरी 1985 को लोकसभा द्वारा पारित हुआ था, 31 जनवरी 1985 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था और 15 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करेंगे, जिससे कि आपका हर दिन एक प्रश्न बन रहा है, वो आपका संघ और राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। ठीक है, जिसको हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में भी आपके 22 भाषा हैं, लेकिन मूल संविधान में आपके 14 भाषा थे 8वीं अनुसूची में। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो 9वीं अनुसूची है वो आपका भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो कि आपका कल ये क्वेश्चन शायद आपका पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर आपका नर्मदा रिवर के किनारे स्थित है। ये मध्य भारत की एक नदी होने के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन? तो नर्मदा नदी। इसके साथ ही इससे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। और जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है, सिटी है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसे मध्य प्रदेश का संस्कार धानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो 2022 की बात करेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ जी बने हैं। तो आपके राइट आंसर शहबाज शरीफ हो जाएंगे। इससे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान थे, उनको हटाकर आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं शहबाज शरीफ। इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करेंगे वर्तमान में, तो ये दोस्तों आपका मनमोहन हुसैन है, जो कि आपका पाकिस्तानी कपड़ा व्यापारी हैं और राजनेता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी हैं। भारत के परिदृश्य में बात करेंगे तो भारत के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके राष्ट्रपति की, तो ये दोस्तों आपके हाल ही में बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आपके भारत के 15वें राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति की बात करेंगे भारत के परिदृश्य में, तो उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ बने हैं, जो कि आपके 14वें नंबर के हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी आपके वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री की बात करेंगे तो आपके अमित शाह जी हैं। इसके अलावा अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय भी आपके अमित शाह जी के पास ही है। खेल मंत्री की बात करेंगे तो कि आपके अनुराग ठाकुर शायद आपके खेल मंत्री हैं। इसको एक बार डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात की जाएगी दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इसकी जो उत्पत्ति आपकी मानी जाती है वो आपका 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसके अलावा मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान के द्वारा यादों में यह नृत्य है जो कि किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। जो दोस्तों आपका यह प्रश्न पूछा जाता है कौन से विश्वविद्यालय से, तो उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवादी में PhD थीसिस है जो कि पूरा किया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपके वर्तमान में
भारत में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से है? तो आपका तो पहला मोहिनीअट्टम है, जो कि दोस्तों आपका केरल का है। इसके अलावा केरल का एक और आपका शास्त्रीय नृत्य है, वो आपका कथकली है। इसके साथ ही साथ आपका भरतनाट्यम है, जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ओडिसी की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा का है। मणिपुर की बात करेंगे तो ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथक का है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और सतरिया है, जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक से भी रिलेटेड दोस्तों आज की शिफ्ट में आपका प्रश्न बना था, जो कथक है वो आपका कौन से भारत का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत या दक्षिण भारत? तो कथक की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जो मुख्य तौर पे आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आपका किया जाता है, ठीक है। तो आपका कथक से भी ये प्रश्न बना था। बात करें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य किस नृत्य को आपको दर्जा दिया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य उस नृत्य को दर्जा दिया जाता है जो कि दोस्तों आपका लुप्त प्राय होने वाला होता है। जो डांस आपका लुप्त होने वाला रहता है उसी को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है जो कि दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में आपके जो आपका छऊ जो नृत्य है उसको भी शास्त्रीय नृत्य का है, जो कि दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। छऊ की बात करेंगे तो यह इसको पूर्वी भारत के श्रेणी में अभी रखा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आपके संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। राष्ट्र सूची का विषय में जो कानून दिए गए हैं उन पर आपके राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा संघ सूची के विषय का कानून आपके केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। वहीं पर बात करें समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची में दोस्तों आपका जो कानून है वो राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है, ठीक है। और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ज्ञात रहे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में आपको शामिल किया गया था। वो कौन कौन से विषय थे? तो ये थे आपका शिक्षा थे, वन था, नाप तोल था, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ये जो 5 विषय थे आपके राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। समवर्ती सूची की बात करेंगे उसके अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप इत्यादि। इसके अलावा भी और कुछ विषय हैं, जैसे कि आर्थिक योजना या नियोजन, योजना आयोग, इसके अलावा आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत, इसके अलावा दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, सामाजिक नियोजन, गोद लेना, ये सब विषय जो आपके समवर्ती सूची का ही है। तो इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन आपको राज्य सूची या केंद्र सूची का दिया गया होगा तो वो आपका छाट लीजिएगा, और जिन लोगों को याद होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यूआरएल का संपूर्ण रूप या पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर दोस्तों आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इंटरनेट पर लिंक एड्रेस यूआरएल होता है। यूआरएल को 1994 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इंटरनेट इंजीनियरिंग प्रकाश समूह के द्वारा पेश किया गया था। यूआरएल एक एड्रेस या अक्षरों की एक स्ट्रिंग है जिसका उपयोग इंटरनेट डेटा को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूआरएल का एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का रूप है। यूआरएल में जानकारी शामिल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल 15वें सीजन निम्नलिखित में से कौन सा टीम है जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई थी? तो आपको मालूम होगा आईपीएल का जो 15वां सीजन है वो आपका कब हुआ था? 2022 में हुआ था, ठीक है। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 10 टीमों ने आपका भाग लिया था, ठीक है। 10 टीमों में आपके जो क्वालिफाई किए थे, 4 टीम आपके क्वालिफाई किए थे। वो टीम आपका है गुजरात टाइटन्स है, राजस्थान रॉयल्स है, लखनऊ सुपर जायंट्स है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। तो इनमें से 3 ऑप्शन आपका इसमें से दिया गया होगा और एक ऑप्शन ऐसा दिया गया होगा जो टीम आपका क्वालिफाई नहीं कर पाई होगी। जैसे में हम अनुमान लगा सकते हैं तो मुंबई इंडियंस का नाम होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नाम होगा, चेन्नई सुपर किंग का नाम होगा,
इसके अलावा किंग्स इलेवन पंजाब का नाम होगा, सनराइजर्स हैदराबाद का नाम होगा। तो इनमें से कोई एक नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 15वें सीजन की बात करेंगे तो इसके विजेता कौन बना था, तो गुजरात टाइटंस इसके विजेता बने थे, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। इसके अलावा उप कप्तान की उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता आपका राजस्थान रॉयल्स बना था, जिसके कप्तान संजू सैमसन है। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करेंगे तो ये टीम भी आपका क्वालिफाई की थी। ये लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान आपके केएल राहुल थे, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे, तो फाफ डू प्लेसिस, ठीक है। इसके अलावा जो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स है, ये आपका 15वें सीजन में दो नई टीम थे। पहले आपके 8 टीमों का ये आईपीएल होता था, लेकिन आईपीएल 15वां जो 2022 में आपका हुआ था, वो दोस्तों आपका कुल 10 टीमों का खेल बन गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आईपीएल 15वें सीजन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया था फीफा बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, अमेरिका, जापान, चीन या भारत। तो अब हाल ही में जो आपका FIBA का बास्केटबॉल का जो विश्व कप हुआ है वो आपका महिलाओं का हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका महिलाओं का ही पूछा गया होगा। तो इसका जो विजेता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए चीन को 83-61 से हराया था, ठीक है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उप विजेता की बात करेंगे तो चीन था। अमेरिका ने लगातार चौथा और कुल 11वां खिताब आपका जीता है। पेरिस 2024 ओलंपिक में खेल में भी एक स्थान है जो कि पक्का कर लिया है। ये दोस्तों आपका महिलाओं का पूछा गया होगा, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। इसके अलावा पुरुषों का हुआ था आपका 2019 में, जिसके विजेता था आपका स्पेन, ठीक है। तो बताइएगा आपका क्या क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे दोस्तों, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है आपके मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित हुए थे, तो उसका राइट आंसर 8 था। तो 5वां संस्करण आपके मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। पदक तालिका में महाराष्ट्र है जो कि शीर्ष पर रहा था। मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसे कि KIYG 2022 के नाम से जाना जाता है, 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित है जो कि किया गया था। अब बात करें हरियाणा ने कितने पदक जीता था, तो हरियाणा ने कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं 128 पदक है जो कि हरियाणा के द्वारा जीता गया था। तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक हरियाणा के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे जो कि आपके टॉप पर रहा था। तो महाराष्ट्र ने कुल दोस्तों आपका 161 पदक महाराष्ट्र जीता है। इसके अलावा हरियाणा सेकेंड पर रहा था, 128 जीता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आपका मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश जो कि आपका आयोजन करने वाला था वो आपका 96 जीता है। इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान दोस्तों आपका कितना पदक जीता है, तो आपका 48 पदक राजस्थान जीता है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली ने 64 पदक अपने नाम है जो कि किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था, ठीक है। तो सभी फैक्ट्सों को आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कल का PDF है जो कि डाल दिया गया है। आप लोग से बस एक निवेदन आता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मोमबत्ती बुझने के बाद उसकी जो लौ होती है वो किस रंग की हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप मोमबत्ती की लौ को करीब से देखिएगा तो लौ के एक आधार पर आपका एक नीला क्षेत्र दिखाई देगा, उसके ऊपर एक छोटा गहरा नारंगी भूरा भाग है, और उसके ऊपर बड़ा पीला क्षेत्र है जिसे मोमबत्ती की लपेटों से जोड़ते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर है आपका थोड़ा सा डाउटेबल है, नीला होगा या काला होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको एक बार बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था पांड्यों की राजधानी कौन सी है, तो पांड्यों की राजधानी दोस्तों आपका मदुरै हो जाएगा। मदुरै पांडवंश की राजधानी है, ठीक है। पांड्यों की राजधानी कल भी आपका पल्लव का पूछा गया था, जिसका राइट आंसर कांचीपुरम था। तो कल ही के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं हमने PTM में शामिल कर दिया था, सभी राजवंशों की राजधानियाँ, तो उसमें आपका पांड्यों को भी शामिल किया गया था। आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। बात करेंगे पांड्यों के, तो भारत के सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य का एक तमिल साम्राज्य था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्यन राजवंश की राजधानी मदुरै थी, और कोरकाई पांड्य की राजधानी बंदरगाह भी था। 16वीं शताब्दी के अंत तक तीसरी राजधानी आपका तेनकाशी बन गया था। इसके अलावा कडुगोन की बात करेंगे तो कडुगोन के तहत पांड्य 6वीं शताब्दी के अंतर्गत पुनर्जीवित हो गए थे, जिससे दक्षिण भारत में काल भैरव को विस्थापित करने में मदद मिला था, ठीक है।
एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कह रहे थे, पूछा गया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा पूछा गया था या नहीं। तो नीति आयोग की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग की फुल फॉर्म बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार का एक प्रबुद्ध मंडल है जिसका जो गठन है आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में पड़ता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है वो आपका BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है, ठीक है। तो आपके पहले परमेश्वर अय्यर थे, अब आपके BBR सुब्रमण्यम बन गए हैं। इसके अलावा नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जो कि आपके वर्तमान में सुमन बेरी हैं, ठीक है। तो नीति आयोग से आपका इतना ही प्रश्न है जो कि हर बार बनता है और हर बार बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था PFI, ठीक है। PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कितने सालों तक बैन किया गया है। तो PFI की बात करेंगे दोस्तों तो PFI का तो फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये आपका भारत का एक इस्लामिक गठबंधन था। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन था जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों राजनीति की एक चरमपंथी और विशेष शैलियों में संलग्न था। हिंदुत्व समूह से लड़ने के लिए गठित इसे भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UPA के तहत 28 सितंबर 2022 को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 साल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यह आपका 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों से मिलकर बना था। इनमें आपका केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट था, कर्नाटक का फोरम ऑफ डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसरई साथ आए थे। PFI खुद को एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि बताता था, लेकिन अब इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है 28 सितंबर 2022 को, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शीट में पूछे गए हैं जो कि आपका 100% रियल है, आप कहीं से भी मिला सकते हैं, ठीक है। बस आपको करना है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।